इस हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आपको जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो है हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। जो यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपने इस सब्जेक्ट को अच्छी तैयारी आप अपने सब्जेक्ट को कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते तो सब है लेकिन पढ़ने में एक चीज ध्यान रखिएगा, लिखते कितना है, एग्जाम में कितना आप लिख के आते हो। जितना आप एग्जाम में लिख के आओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि साल भर आप पढ़ते रहिए और एग्जाम में लिखते वक्त आप कुछ लिख के ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब तब निकलता है जब आप चाहे जो भी पढ़े हो, साल भर कम ही क्यों ना पढ़े हो, लेकिन पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आओ, लिख के आओ। और जब तक आप लिख के नहीं आओगे तब तक कुछ नंबर मिलने वाला नहीं है। नंबर तभी मिलेगा जब आप कॉपी में वहां लिख के आओगे। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते खूब है, पढ़ते क्या है, खूब कोचिंग इधर पढ़ेंगे, कोचिंग उधर पढ़ेंगे, कोचिंग इधर उधर खूब कोचिंग करते हैं और लास्ट में जब उनका टेस्ट ले लिया जाता है तो पता चलता है किसी हेडिंग की आधी हेडिंग, किसी का जो है एक शब्द, और पूरे बुक में अगर देखा जाए तो कहेंगे अभी हमने रिवीजन नहीं किया, अभी तैयार नहीं है ठीक से। अरे उनकी तैयारी जो है, एग्जाम नजदीक आ जाता है फिर भी उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आप मत रहिए, आप इधर उधर टहलने से अच्छा है आप एक जगह पे जो है जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो आप अपनी तैयारी थोड़ा थोड़ा देखिए। आपका सिलेबस अब पहले की अपेक्षा कम कम हो गया है, तो आपका सिलेबस भी थोड़ा कम हो गया है, बोझ आपका कम हो गया है। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। और आप जो आप पिछला पढ़े रहे उसको आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन आप करते रहिए, पिछला आप देखते रहिए और नया आप कुछ ना कुछ डेली जो है पढ़ते रहिए। और इस तरीके से आप अपनी तैयारी जो है धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आपको इसमें कोई बोझ नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए कहीं कोचिंग वगैरह या नहीं पढ़ते हैं ठीक से, आपके विद्यालय में भी नहीं पढ़ाई होती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आपको कैसे कॉपी में लिखा जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको लिखना है, सारी चीजें बताएंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं हेनरी का नियम क्या है। और देखिए इस हेनरी के नियम पर जो है क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि हेनरी के नियम से आप क्या समझते हो, या इस पर एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, या जो है हेनरी के नियम पूछेगा तो सीमाएं भी पूछ सकते हैं और हेनरी के नियम के उपयोग भी पूछा जाता है। मान के चलिए हेनरी का नियम तथा इसके उपयोग या सीमाएं या न्यूमेरिकल, इस तीनों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को अक्सर एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए हेनरी का नियम देखते हैं क्या है। टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को ऐसे भी पूछा जाता है गैसों की द्रव में विलेयता, यानी गैस को हम किसमें घोल रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं, तो गैसों की द्रव में विलेयता से आप क्या समझते हो, या इसी को हेनरी का नियम करके पूछा जाता है। तो हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, तो इस दोनों को चाहे जैसे पूछा जाए। अब ये हेनरी का नियम होता क्या है कि हेनरी जो साइंटिस्ट है इन्होंने द्रव में गैस को जो है घोला, यानी उसकी विलेयता को बताया, और द्रव में गैस की विलेयता को बताने के कारण ही इसे हेनरी का नियम कहते हैं। भाई हेनरी ने क्या किया कि जल में जो है, द्रव में जो है गैसों को घोल करके उसकी विलेयता के बारे में स्पष्टीकरण दिया और इसी स्पष्टीकरण के कारण जो है इसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता के अध्ययन का स्पष्टीकरण दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी ने क्या किया कि द्रव में गैसों की विलेयता, यानी द्रव में उन्होंने गैस को घोला और उसकी विलेयता के बारे में स्पष्टीकरण किया, अध्ययन का स्पष्टीकरण दिया, जिसे जो है हेनरी का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार
स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। देखिए हेनरी ने क्या कहा कि स्थिर ताप पर, देखो कोई भी काम आप कर रहे हो तो हमेशा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलायक के, अब विलायक कोई भी विलायक लिया हो, कोई जरूरी नहीं है क्या है, तो किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान, यदि विलायक कितना है, एक इकाई हो, इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, अब उसमें गैस की मात्रा कितनी घुली है, वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी गैस की मात्रा उतनी ही घुली होगी जितना गैस का दाब उसका होता है, यानी गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी गैस के W ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक में दाब P पर किसी विलायक में घुलते हैं। भाई इस नियम के अनुसार देखा जाए तो किसी गैस का मान लीजिए W ग्राम इकाई द्रव्यमान है विलायक में, और दाब P पर, यानी वो दाब P है, किसी विलायक में घुलते हैं, यानी दाब P पर जो है W ग्राम इकाई द्रव्यमान जो है किसी जो है उसमें घुलते हैं, तो ये जो W होगा ये समानुपाती P के होगा। अब अगर हम इसको मान लीजिए इधर लाते हैं तो W/P भाई समानुपाती है, समानुपाती हटाओगे तो क्या होगा, कोई ना कोई स्थिरांक लिया जाएगा। अब ये W क्या है, विलायक में गैस के मोल अपा गैस अवस्था में गैस के मोल बराबर स्थिरांक। हमने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में, यदि कोई विलायक है जिसके इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। भाई इकाई द्रव्यमान में किसी गैस की W क्या है, मात्रा तो है, मात्रा द्रव्यमान में होगा ना, किसी गैस की घुली इकाई द्रव्यमान में किसी गैस की घुली जो मात्रा होती है वो उसके दाब के समानुपाती होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के घोल कहाँ रहे हो, विलायक में घोल रहे हो ना, विलायक द्रव होगा, तो हम हेनरी का नियम किसमें पढ़ रहे हैं, किसी द्रव में गैस को घोल रहे हैं ना, हेनरी का नियम किसमें पढ़ रहे हैं। भाई इसको याद करने का कोई रटने की बात नहीं है, आप सीधा सीधा आप हेडिंग पहले जान लो, हेनरी का नियम क्या है कि द्रव में किसी गैस की विलयता के अध्ययन के बारे में स्टडी किया जाता है। तो वही यहाँ कहा गया कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में, कोई विलायक है जिसका इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, कितनी गैस की मात्रा घुली है वो उसके दाब के समानुपाती होता है। भाई ये W जो है विलायक के गैस के मोल है, यानी कितना मोल जो है घुला हुआ है तो उसके दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाओगे स्थिरांक लाओगे, ये इधर आएगा नीचे जाएगा तो W/P बराबर ये स्थिरांक हो जाएगा। ये अब ये क्या है, W विलायक में गैस के मोल है, अब P क्या है, गैस अवस्था में गैस के मोल है, और ये बराबर होगा स्थिरांक के। तो समझ में आया होगा ये, तो इन्होंने अलग अलग बताया है, आप एक याद कर लीजिए कोई जो आपको आसान लगे बस। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता।
दूसरा इन्होंने क्या कहा कि दिए गए ताप पर, यानी कोई ताप है 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, कोई एक निश्चित ताप होगा, तो निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली, यानी कोई विलायक होगा, अब चाहे जल हो चाहे कोई और हो, लिक्विड ही होगा, तो किसी विलायक में घुली गैस का आयतन, कोई विलायक में अगर गैस का आयतन घुल रहा है तो उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। वो जो है, देखो उन्होंने मात्रा को बताया पहले, और मात्रा को उन्होंने कहा कि दाब के समानुपाती होता है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम आयतन में देखेंगे, किसी विलायक में कोई गैस अगर निश्चित ताप पर घुल रहा है तो अगर वो गैस का आयतन जो होगा उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये जो V होगा समानुपाती P, ये जो है इस पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पर ये निर्भर नहीं करता। अभी एक 0 ना लगाओ तो इसका मतलब इस पर निर्भर करता है, तो वही गैस का आयतन जो होगा वो उसके दाब पर समानुपाती नहीं होता, यानी निर्भर नहीं करता। तो ये तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरे की देख लेते हैं। किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तीसरा वाला समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। कहा गया किसी गैस द्रव के विलयन में, अरे विलयन कहाँ होगा, गैस द्रव में दोनों विलयन है ना, गैस द्रव की बात कर रहे हैं, हेनरी का नियम किसमें बात कर रहे हैं, गैस और द्रव के विलयन में बात कर रहा है। तो किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर, देखो जो गैस द्रव बनाओगे विलयन, तो उसके विलयन की सतह पर, ऊपर बता रहा है कि विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, यानी अब उस पर गैस द्वारा कितना दाब उत्पन्न हो रहा है, उसके सरफेस पर, सतह पर उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी विलयन में जो गैस का मोल प्रभाज होता है वो उसके समानुपाती होता है। इसको आप लिख सकते हैं, विलयन में गैस का आंशिक दाब P बराबर KH गुणे विलयन में गैस का मोल प्रभाज। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर KH इंटू X, जहां KH बराबर हेनरी स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। X बराबर विलयन में गैस का मोल प्रभाज, P बराबर गैस का आंशिक दाब। देखा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए हमने कहा कि किसी गैस द्रव के विलयन में, भाई हम विलयन किसका बना रहे हैं, गैस और द्रव का बना रहे हैं, हेनरी का नियम गैस और द्रव पर ही निर्भर है। तो गैस के विलयन में विलयन की सतह पर, अब जब विलयन बना लिए गैस और द्रव का, तो उस विलयन के ऊपर सरफेस पर, सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, अब गैस दाब लगाएगा ना, कुछ न कुछ दाब उस सरफेस पे लगाएगा, तो वही कह रहा है किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी उस विलयन में जो गैस है उस गैस के क्या है, मोल प्रभाज, उसका जो मोल प्रभाज होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज को बताए कि नहीं, मोल प्रभाज को ही तो मोल फ्रैक्शन कहा गया।
और क्या कहा गया है, मोल अंश। मोल अंश ना, तो मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज होता है किसी विलय का मोल प्रभाज विलय की मोलक संख्या तथा विलय और विलायक के कुल मोलक संख्या के योग के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ विलयन है ना, तो विलयन का मोल प्रभाज, अब इसमें भी कोई गैस होगी ना, तो गैस का जो दाब लग रहा है तो वही कहा गया कि विलयन की सतह पर गैस द्वारा, किसके द्वारा, गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के, किसके, गैस के, विलायक के नहीं, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो अब उसी वही कहा गया कि विलयन में गैस का आंशिक दाब पी जो होगा वो KH, KH कौन है, KH है हेनरी का आंशिक, देखो यहाँ समानुपाती लगेगा ना, P समानुपाती विलयन में गैस का मोल प्रभाज, किसका, गैस का मोल प्रभाव, विलयन में गैस का मोल प्रभाव, तो यहाँ विलयन में गैस का मोल प्रभाव, अब समानुपाती हटाओगे तो कहीं ना कहीं स्थिरांक लाओगे, तो यहाँ पे KH रखा गया। अब KH क्या है भाई, इसी को लिखा गया P बराबर KH into X। KH क्या है, KH हेनरी स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कैसा गैस है उसका कितना हेनरी कांस्टेंट होगा, वो हर गैस का अलग अलग होता है। अब X क्या है, X में विलयन में गैस का मोल प्रभाज, X कौन है, विलयन में गैस का, विलयन बना है गैस और किसका, गैस और विलायक का दोनों मिला करके विलयन बना है, तो गैस का मोल प्रभाज होगा और किसी का नहीं है, जैसे दो जने मिलाया हो तो एक जने मोल प्रभाज लगा ना, केवल गैस का मोल प्रभाज होगा। और P क्या है, गैस का आंशिक दाब है, यानी हर गैस का अलग अलग आंशिक दाब होता है ना, तो ये जो है हेनरी का नियम है द्रव में गैसों की विलयता पर आधारित। तो ये लास्ट वाला, ये तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो, इतना आप इस पर आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा, या तो पहला याद कर लीजिए या तो तीसरा, या तीनों याद कर लो जो आपको सही लगे अपना एग्जाम में, उसी हिसाब से। गैस के दाब और मोल प्रभाज में संबंध की बात करें इसी हेनरी के नियम में, तो दोनों में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, गैस के दाब तथा मोल प्रभाज में संबंध, ये इसका प्रेशर है P और ये है X मोल प्रभाज, और दोनों के मध्य जो ग्राफ बनता है एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। अगली हेडिंग डाल लो, हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉज, हेनरी के नियम के कुछ सीमाएं हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली सीमा क्या है, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, यानी पहली सीमाएं है हेनरी का नियम तब लागू होगा जब गैस का दाब जो है बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। दूसरा है विलायक में गैस का आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला क्या कहा गया कि विलायक में गैस का आणविक अवस्था, यदि जो विलायक है जिसमें घोल रहे हो और जो गैस डाल रहे हो, तो गैस का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो आणविक अवस्था होती है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब पता चले मिलाने के बाद वो जो है उसके पार्टिकल गायब हो जाए, यानी वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वही कहा गया कि जो आणविक अवस्था में परिवर्तन होता है वो उसमें मिलाने पर नहीं होना चाहिए। भाई कोनो चीज है, मान लीजिए है, अगर मिलाया आप, अब मिलाए के बाद पता चला घुल मिल के बराबर हो जाए, तो घुल मिल के जब बराबर हो गया तो क्या अवस्था खत्म हो गया ना, तो वो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो उसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं मिलाने के बाद पता चले वही साथ बॉन्ड बनाए के नहीं वही वहां समाहित हो जाए, नया यौगिक बनाए लिए। मिलायक बदिया में यही तो हो सका था ना कि आप मान लीजिए किसी विलायक में आप कोई गैस डाले और दोनों मिलकर नया यौगिक बना रहे हो, जब नया यौगिक बना रहे हैं तो कैसे विलयता बताओ वो भाई, आप दो लोग को घोल के विलयन बना रहे हो ना,
अब विलयन कहाँ बने, जब रासायनिक अभिक्रिया कर ले तो विलयन कहाँ बना। तो इसीलिए जो है ये वही कहा गया कि विलायक में गैस का आणविक अवस्था, यानी जो विलायक है जिसमें आप घोल रहे हो गैस का, तो गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी इस बात का ध्यान रखो कि मिलावट के समय ध्यान रखो कि कहूं ऐसे रिएक्शन तो न कर जाए जो तुम घोल रहे हो ऐसा रिएक्शन करने वाला नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा देख लेते हैं, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यानी जब आप गैस को जो है विलायक में मिला रहे हो तो उस समय टेम्परेचर बहुत डाउन ना हो चाहिए, पता चले 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में लेके चल रहे हो, यानी टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। 10-15 डिग्री जो भी रूम टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वही लिखा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं थी। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम के कुछ उपयोग, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेनरी के नियम के उपयोग, यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरी के नियम के कुछ उपयोग है। कौन कौन सा उपयोग है? सबसे पहला देखिए, ये उपयोग बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदु पेय में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। देखिए पहला उपयोग जो है इनका है मृदु पेय। मृदु पेय जानते हो ना, जैसे ठंडा है, जो भी चीजें हैं आपको इस समय जो है गर्मियों के सीजन में जो है कोको कोला, थम्स अप और भी जो भी चीजें हैं मृदु पेय, यानी पीने में जो मीठा हो, तो वही कहा गया मृदु पेय में CO2 की विलयता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके ही भाई उसमें होता क्या है, जो शरबत जैसा होता है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उच्च दाब पर लगा करके सील किया जाता है। तो ये लिखा है CO2 की विलयता, यानी CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए, यानी उसमें और आसानी से बढ़िया से घुल मिल जाए, जिसके लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। उसकी जो पैकिंग की जाती है तो बहुत ही उच्च दाब पर सील किया जाता है। जैसे जैसे आप ढक्कन खोलते बहुत तेजी से खुलता है, तो क्यों? क्योंकि उसमें खूब दाब लगा करके ही जो है उसको सील किया जाता है। अब इससे दाब लगाने से, उच्च दाब लगाने से क्या फायदा है? उच्च दाब लगाने से ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसी तरल में जो है विलायक में अच्छे से घुल मिल जाती है, इसीलिए उच्च दाब पर सील किया जाता है। दूसरा है फेफड़ों में रक्त में O2 या CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम के अनुसार होता है। अगला देखिए, आप जानते हैं फेफड़ा, फेफड़ा जानते हैं ना, सबके पास फेफड़ा है। फेफड़ा में रक्त में O2, आप जानते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना। आप जानते हैं भाई आपके अंदर ऑक्सीजन गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, फिर जो ऑक्सीजन गया है वो बाहर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, फिर दूसरा ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो वही कह रहे हैं फेफड़ों में रक्त में O2 यानी CO2 दोनों का अदला बदली का आदान प्रदान हेनरी के नियम के अनुसार होता है। यानी कैसे होता है? ये हेनरी के नियम के अनुसार होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले गोताखोर श्वसन गैस के मिश्रण में O2 के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं।
क्योंकि वापस ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जो गहरे समुद्रों में जाते हैं, गोताखोरी करते हैं, तो गोताखोरी करने वाले लोग गोताखोर, अब गोताखोरी जे करे वही तो गोताखोर कहा जाए, हरामखोरी जे करे हरामखोर कहा जाए, ठीक है, और चोरी चंडाली जे करे चोर चंडाल कहा जाए। तो गोताखोरी करने वाले गोताखोर श्वसन गैस, अब वो अपने साथ जो सिलेंडर लगा के सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उस सिलेंडर गैस में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस होती है, साथ में जो है उसमें हीलियम का मिश्रण भी, यानी ऑक्सीजन के साथ उसमें हीलियम गैस भी मिली होती है। हीलियम गैस हल्की होती है, अक्रियशील होती है, यानी कम क्रियाशील होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब नोबल गैसें हैं, नोबल गैसें कम क्रियाशील होती हैं। तो वही हीलियम गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन में हीलियम गैस मिला के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वापस आने पर इसको वही साइड जब यूज करें, पहली बात तो कम यूज हुई, जैसे बहुत कम मिले रहा है शरीर में, वो कम घुलती है। अब कम घुले तो कम यूज कर, वो पता लगे ऑक्सीजन में हाकर के जल्दी जल्दी यूज कर लियो, खत्म होएगा। और जब कम मिलाया रहा तो कम यूज हुए ना, अंदर कम लागे, एकदम खींच लो काफी देर ले चले। ओके बाद, लेकिन दिक्कत क्या हुए, जब बाहर आओगे तो अगर हीलियम गैस ना मिलाया रहा तो दर्द हुआ सीना में, फिर दर्द हुआ। सिलेंडर की गैस यूज करो, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दुनिया भर भाई ऐसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसें रहती है। अब पता चले हाँ निस्ता आप ऑक्सीजन यूज करो तो दिक्कत ना हुए। तो इसीलिए जो है वापस ऊपर आने पर दर्द, यानी फिर दर्द करे लगे बाद में, तो उसी दर्द के हीलियम गैस मिलाए रहो तब दर्द ना करे, तो दर्द के जो दर्द करबे हुए बहुत कम करे। तो ये कहा गया दर्द के प्रभाव को कम किया जा सकता है, यानी बाद में जब ऊपर आओगे सिलेंडर के हटाओगे तो सिलेंडर हटाने पर जो दर्द होता है, तो दर्द के प्रभाव को कम करने में ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम गैस का मिश्रण जो है प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं? गोताखोर। आपसे पूछा जाएगा कि गोताखोरी करने वाले ऑक्सीजन गैस के साथ किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो हीलियम गैस का प्रयोग जो है करते हैं। क्यों? क्योंकि वापस आने पर जो है उसके दर्द के प्रभाव को कम किया जा सकता है। और दूसरी बात जो है हीलियम गैस जो है रक्त में कम विलय होती है, इसको ध्यान रखिएगा। हीलियम गैस जो है नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हेनरी के नियम पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए H2 और जल के लिए, यानी H2 जो है हाइड्रोजन गैस है, वो जल में घुला गया, यही इसका मतलब यही हुआ। H2 और जल के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, यानी KH की वैल्यू दी गई है 5.34 × 10⁷ टोर है, हेनरी कांस्टेंट दे दिया गया। आगे जाइए तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर टेम्परेचर दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2 गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब, यानी H2 गैस का जो विलयन के ऊपर आंशिक दाब लगाया गया वो 760 टोर है। तो H2 गैस की विलयता ज्ञात कीजिए, H2 गैस की विलयता निकालना है। माना जल तथा विलयन का घनत्व समान है, यानी दोनों का जो है घनत्व जो है वो बराबर है। तो आप जानते हैं हेनरी के नियमानुसार क्या होता है, P बराबर KH × X होता है। अब अगर हम बात H2 की करें, हाइड्रोजन गैस की करें, तो XH2 यानी हाइड्रोजन गैस का मोल प्रभाव ना, तो ये X जो है H2 के लिए प्रयोग करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, कैसे होगा, ये दोनों साथ में है, ये ऊपर जाएगा तो KH नीचे आएगा ना, बराबर P/KH। किसके लिए है? ये H2 के लिए रहेगा ना भाई, मोल प्रभाव H2 करेंगे तो प्रेशर भी तो इसी का होगा, और KH रहेगा है। तो अब ये P कितना दिया है, आंशिक दाब दिया है ना H2 गैस का 760 दिया है, और KH 5.34 × 10⁷ टोर ये भी तो दिया है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, इसको जब आप सॉल्व करोगे 142.3 × 10⁻⁷ निकल के आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप दशमलव हटा लो भाई, इस दशमलव को जो है 2 अंक पे लगा है, यहाँ लगा के 2 अंक दशमलव कर लेना, उसके बाद इससे इसमें भाग दे देना, भाग दोगे कितना आएगा, ये चूंकि 10⁻7 है ना, ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, बस आराम से इतना आ जाएगा। ठीक, ये तो आपको X मिल गया H2, ठीक है। अब इसका मोल प्रभाव अगर देखोगे XH2 बराबर NH2 /
SH2 प्लस NH2O दोनों की मूलक संख्या रहे ना। देखो बराबर क्या अप्रोक्सीमेट दोनों बराबर हुए, क्यों? आप जानते हैं NH2 और ये जो NH2O है, कहा गया माना जल तथा विलयन का घनत्व समान है। तो D जब बराबर होगा, मोलों की संख्या निकाल रहे हो ना, तो घनत्व तो उसका भाई मोल जब निकालोगे तो घनत्व जब बराबर है तो मोल भी बराबर आएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होंगे तो इन दोनों की वैल्यू जब बराबर आ जाएगी तो एक ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NH2 अपॉन NH2O। भाई ये दोनों लगभग देखा जाए तो जो H2 है और H2O है दोनों लगभग बराबर है, तो दोनों में से एक ही को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो जाए। अब कहा क्या गया है कि 1000 ग्राम क्या है भाई? 1 लीटर है ना जल के लिए। तो NH2 बराबर 1000 अपान जल है तो 18 हुई, ये आ जाएगा 55.5 मोल। और फिर NH2 बराबर XH2O इंटू NH2O बराबर 142.3 गुणे 10 की घाते माइनस 7 गुणे 55.5, ये निकल के आ जाएगा 7.8 गुणे 10 की घाते माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स H2 गैस। भाई आप हेनरी का नियम जानते हो, P बराबर KH इंटू X, ठीक। X क्या है? गैस का मोल प्रभाज है, ठीक। तो X जो मोल, देखो अभी हमने कुछ नहीं किया, इसी को केवल देखा। हमने क्या किया कि यहाँ जो X है, हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो X H2 मान लिए, तो दाब भी हमारा हाइड्रोजन का हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। तो 760 दिया गया है और नीचे ये दिया गया, हमने इसको X H2 जो है यहाँ रख लिया, ठीक। अब अगर हम H2 के मोल प्रभाज की बात करें तो H2 के मोल अब कुल मोल, लेकिन अब समस्या ये है कुल मोल में कि लगभग H2O के ज्यादा मान आएगा, जल ज्यादा है गैस कम है, तो ये ज्यादा मान लिया गया। तो हम यहाँ पे जो मोल लिए ये H2O का ही ले लिए, ठीक। और निकालना क्या है, लिखा है टोर है, तो H2 गैस की विलयता ज्ञात करनी है, H2 गैस कितना विलय है ये निकालना है। तो अब ये इतना समझ में आ गया। अब बात हो रही है कि 1000 लीटर या 1 लीटर जल की बात हो रही है ना, मान लीजिए 1 लीटर जल में लगा है, 1 लीटर तो मतलब 1000। अब अगर हम बात करें यहाँ पे H2O के, भाई H2O के मोल निकाले थे ना, यहाँ हाइड्रोजन के मोल तो निकल जाए, लेकिन H2O के मोल, तो H2O के मोल जब निकाला जाए तो W/M से निकाला जाए, तो W ये कितना है, W भार जो है 1000 ग्राम, अरे ग्राम 1 लीटर लेगा तो 1 लीटर का ग्राम में चेंज कीजिए, तो कुल मिला के 1 लीटर का 1 ग्राम से बात हुई ना, यहाँ लीटर में थोड़ा आयतन बताया जाता है, ग्राम कहा जाता है, तो ग्राम 1000 ग्राम हो जाए। H2O के भार 18 होते हैं, तो इनका जो है साल करबो तो 55.5 जो है ये आपका जो है H2O के मोलों की संख्या मिल जाए, तो H2O के मोलों की संख्या मिल जाए। अब आपको जो मोल निकालना है वो इसका निकालना है, H2 का निकालना है, NH2 का मोल निकालना है। कह रहा है H2 गैस की विलयता ज्ञात करो, कितना H2 गैस घुला हुआ है, मोल कितना कई मोल घुला है, अरे मोल दुई हो ना, एक H2 के मोल हुए, मोल प्रभाव का काम निकाला था, एक H2 के मोल की संख्या, हाइड्रोजन गैस अगर है तो हाइड्रोजन की गैस की मोल की संख्या, जल में घोले हो तो जल के मोल की संख्या। तो वैसे यहाँ पे आपको जो गैस है हाइड्रोजन गैस, तो ये के मोल ज्ञात कर कितना गैस घुली बा, तो ये है उसकी मोल की संख्या, यहाँ जल के मोल की संख्या, तो यहाँ पे आप जल के मोल की संख्या निकाल लिए। तो अब देखो NH2, देखो फार्मूला वही है आपका NXH2 बराबर NH2 तो अब आपका XH2 की वैल्यू यह निकाले हो ना, तो देखो हमें ये क्या निकाले है, तो ई के भाई बटा मनबो तो ऐसे तो जाए गुड़े गुड़े में आई ऊपर आ जाए, तो ये बगल ई यह के बराबर, तो ई और ई दोनों बगल बगल देखो आएगा नहीं है, यहाँ पे XH2 निकाला गया ना 142.3 गुणे 10 के घाते माइनस 7, सही कह लियो। तो ये यहाँ पे आपका XH2 होगा और ये NH2 अभी निकाले, देखो यार 55.5 दोनों जने, तो ये दोनों हमने वैल्यू रख दिया और दोनों को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करें कुछ नहीं है, आप आराम से इनका और इनका गुणा कराए दो तो ऊपर देखिए, अब गुणा कराए के बाद दशमलव लगा लियो, और दशमलव लगाए के बाद फिर जो -7 है इनका, अब थोड़ा वही दशमलव लंबा है ना,
तो वही दशमलव कम हो जाए। तो 7.89 गुणे 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर H2 गैस मिल जाए। यानी H2 गैस जो है घुला हुआ है। कह रहा है कि H2 और जल के लिए हेनरी स्थिरांक का मान इतना है। फिर कह रहा है यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2 गैस की विलयन के ऊपर आंशिक दाब जो लगा रहा 760 है टोर है, तो H2 गैस की विलयता क्या तो कितना H2 गैस खुला है। तो हमने क्या किया, हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी का नियम पहले जानते हैं, P बराबर KH into X, तो X हम H2 गैस के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो PH2 अपॉन KH, ये दिया साथ में XH2 मिल गया। ठीक, दूसरा फिर हमारा जो है H2O भी मिला है ना, मोल प्रभाव जो होगा दोनों के, भाई इसके मोलक संख्या कुल मोलक संख्या, अब हम दोनों कहा था XH2 से ज्यादा H2O है, चलो H2O ले लेता है, भाई जल ज्यादा है ना, गैस कम है, तो H2O ले लिए यहाँ पे, तो H2O ले लिए। अब जो है हमें इसमें इसको निकालना है, ये दोनों पता है, अब H2O के मोलक संख्या में निकालना पड़ेगा। तो H2O की मोलक संख्या 1000 में अगर हम देख रहे हैं, इकाई आयतन में देखा जाए ना, तो एक इकाई 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम ले लिए और उसी का अनुभार ले लिए, दोनों साथ को 55.5 मोल अक्सर जो है जल का जो है निकाला जाता है एक अणु के, तो एक अणु के जल का जो है 55.5 मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे NH2 निकालना कितना घुला है, तो XH2 इसका मोल प्रभाव और इसके मोल संख्या दोनों को गुणा करा दीजिए, इतना आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना हमारा मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो इसी तरीके से और भी सवाल है, इसको लगाइएगा। फिर अगले क्लास में जो है नई टॉपिक के साथ देखते